Aliphatic amines, general formula CnH2n plus 3n. Amines may be regarded as derivative of ammonia formed by replacement of one or more hydrogen atom by corresponding number of alkyl or aryl groups. देखिए अमोनिया का यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बना हुआ है. अमोनिया का आपने एक H हटा के एक alkyl ग्रुप लगा दिया. देखिए NH3 यहाँ पे था, एक H हटा के एक alkyl ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो गया प्राइमरी अमीन. अमोनिया के आपने दो H हटा के दो alkyl ग्रुप लगाए, तो ये क्या है सेकेंडरी अमीन. और यहाँ पे अगर आपने तीनों H हटा के तीन alkyl ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा टर्शरी. और क्वाटरनरी सॉल्ट में जो अमोनियम होता है उसके चारों H हटा के चार एल्काइल ग्रुप आप लगा दो, तो ये क्या हो गया क्वाटरनरी सॉल्ट. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या बना NH2, यहाँ पे क्या बना से NH, और यहाँ पे क्या बचा से N. तो इनके फंक्शनल ग्रुप्स करस्पॉन्डिंग जो है ये आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए. इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर में प्राइमरी एमीन्स का कॉमन नेम से एल्काइल ग्रुप के आगे एमीन लिख दीजिए, काम चल जाएगा. एल्काइल ग्रुप आपने बोला मिथाइल, आगे एमीन, यहाँ पे एथाइल एमीन, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल एमीन, ये कॉमन नेम्स है. IUPAC नेम में आपने क्या करना है, जितने कार्बोएटम है उतने का एल्केन लिखना है. जैसे एक कार्बोएटम का मीथेन, मीथेन का ई हटाना है और आगे क्या लगाना है एमीन. ई को ड्रॉप कब किया जाता है, अगर आगे वाला लेटर AEIOY से स्टार्ट होता है तब. तो यहाँ पे भी इथेन आपने लिखा और ये क्या बन गया इथेन एमीन, और ये आपका बन जाएगा तीन कार्बोएटम का सेकंड कार्बोएटम पे NH2 ग्रुप है, तो इसको कहेंगे प्रोपेन 2 एमीन. तो इसकी लोकेशन आपने बता दी कि सेकंड कार्बोएटम पे आपका एमीन अटैच है. ऐसी सेकेंडरी एमीन में NH है, तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या बोलेंगे इसे डाइमिथाइल एमीन. अगर एक इथाइल है एक प्रोपाइल है तो अल्फाबेटिकली बोल दीजिए इथाइल प्रोपाइल एमीन. और यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, जैसे एक मिथाइल है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोनेटम है ये वाला जिससे ये जुड़ा हुआ है. तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल एमीन, अल्फाबेटिकली B और M से आप डिसाइड कर सकते हैं. IUPAC नेम में आपको क्या करना है, इनमें से जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है वो आप उसका डेरिवेटिव बनाएंगे. तो जैसे यहाँ तो दोनों तरफ सेम है, तो आपने मीथेन एमीन बोल दिया इसको, और लेकिन दूसरा वाला एल्काइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे, तो उसके लिए N मिथाइल. ऐसे ही यहाँ पे इथाइल और C3H7 आप देख लीजिए प्रोपाइल, तो प्रोपाइल बड़ा है तो इसका डेरिवेटिव बनाया जाएगा, तो ये कहा जाएगा प्रोपेन एमीन. प्रोप रूट वर्ड यहाँ से मिलेगा बड़े वाले एल्काइल ग्रुप से आपको, तो प्रोपेन एमीन, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है इथाइल, तो आपने N इथाइल बोल दिया. और ऐसे ही यहाँ पे ये मिथाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में आपने नंबरिंग की इसकी, और देखा आपने सेकंड कार्बोएटम पे NH2 ग्रुप है, तो आपने इसको बोल दिया ब्यूटेन 2Ne. तो ये ब्यूटेन यहाँ से वर्ड आया रूट वर्ड, और लेकिन नाइट्रोजन पे मिथाइल है तो N मिथाइल आपने लिख के ब्यूटेन एमीन बना दिया. इसके बाद आता है टर्शरी एमीन. टर्शरी एमीन में तीन एल्काइल ग्रुप हैं, वही जो सबसे बड़ा है उसका डेरिवेटिव आपको बनाना है. कॉमन नेम में तो ट्राईमिथाइल एमीन आपने बोल दिया. अगर अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं तो इनको अल्फाबेटिकली बोलना है, जैसे इथाइल पहले आएगा फिर मिथाइल आएगा फिर प्रोपाइल एमीन, तो अल्फाबेटिकली आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं. बट IUPAC नेम में आपको डेरिवेटिव किसका बोलना है, ये प्रोपाइल का यानी कि प्रोपेन का. तो आप देखिए IUPAC नेम में रूट वर्ड प्रोपेन एमीन है यहाँ पे, इसके आगे पूरा नाम, और इसके सब प्रीफिक्स में आपको ऐड करने हैं बाकी दो एल्काइल ग्रुप, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. इन दोनों की लोकेशन क्या है, नाइट्रोजन, तो N इथाइल डैश N मिथाइल. तो N यहाँ पे से लोकेंट का काम कर रहा है, जो लोकेशन बता रहा है उस पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप. और लास्ट है क्वाटरनरी सॉल्ट नॉमेनक्लेचर में, जिसमें कि अमोनियम सॉल्ट का डेरिवेटिव हम बोलते हैं. अगर इसकी जगह H लगा दिया जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड. लेकिन आपने यहाँ पे H की जगह क्या लगा दी है, एल्काइल ग्रुप. जो भी एल्काइल ग्रुप लगाए उसको टेट्रा एल्काइल, क्योंकि मैंने यहाँ इथाइल यूज किया है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा टेट्रा इथाइल. इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स. देखिए इन एमीन्स नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप लाइक दैट इन अमोनिया. तो अमोनिया की तरह जो शेप होती है, अमोनिया की शेप क्या होती है, पिरामिडल. बिल्कुल ट्राइपॉड स्टैंड मान लीजिए, जहाँ पे तीनों लेग्स नीचे की तरफ आपके आ रहे हैं, और ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है. तो वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. देखिए नाइट्रोजन एटम चाहे एमीन्स में हो या अमोनिया में, ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. कैसे आपने पता किया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितना है, 1. तो टोटल क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिला के क्या होता है, 4. तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3. फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर. अदरवाइज आप यहाँ पे नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होंगी आप कैसे पता लगाएं.
तो यहाँ पे एक s और 3p ऑर्बिटल्स को मिला के आपने ये ऑर्बिटल्स बनाई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होंगी? 4। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप मिलाते हैं, आपने एक s और 3p मिलाएंगे तो टोटल ऑर्बिटल कितनी मिलाएंगे? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 तब निकल के आई, लेकिन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी निकल के आएंगी? वो भी 4 निकल के आएंगी। तो आप इनका नंबर गिन लीजिए, इससे पता चलता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है। अब ये जो लोन पेयर पड़ा है, ये लिखा है ना, वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सारा एक ऑर्बिटल में आ गया आपका, कोई भी चारों में से कोई एक ऑर्बिटल में ये लोन पेयर आपका रखा हुआ है, और बाकी 3 ऑर्बिटल जो बची हैं वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही हैं एल्काइल ग्रुप के साथ। एल्काइल ग्रुप की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। ऑलवेज याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, आप मिथाइल ग्रुप मान लीजिए, कार्बन पे कितने बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। ठीक है, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या निकल के आएगी? sp3। तो एल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑलवेज sp3 ओवरलैपिंग से बनेगा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा हुआ है? s में, इसीलिए ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तो ये बॉन्ड बना है sp3s ओवरलैपिंग से। ये तीनों मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी अमीन में भी, सेकेंडरी अमीन में भी और टर्शरी अमीन में भी। अब सेकेंडरी अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप है, NR बॉन्ड है 2, तो NR बॉन्ड इस ओवरलैपिंग से बनेंगे, और एक NH बॉन्ड है, वो किस ओवरलैपिंग से बनेगा? sp3s ओवरलैपिंग से। और यहाँ पे सारे के सारे ही NR बॉन्ड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे H हट के तीनों एल्काइल ग्रुप आ गए, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 और sp3 है। अब इस पॉइंट पे आइए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स ऑलवेज। इन्होंने इसको रफली राउंड ऑफ करके 109.5 कर दिया है, तो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ये आपका थोड़ा तेज हो जाता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन। इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच के रिपल्शन को क्या कहेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो 2 तरह के रिपल्शन यहाँ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री तो नहीं रहेगा, कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा बहुत, और क्या हो रह जाएगा? 108 डिग्री का यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा। अगर इसका हमने किससे डिराइव किया? एमीन्स, अमोनिया से। अमोनिया में ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री। तो सवाल ये उठता है, जब अमोनिया के डेरिवेटिव है तो 107 होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा क्यों गया? क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। और जो रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो बीच में आके सेटलमेंट हो गया, ना 107 रहा, ना 109 रहा, वो 108 पे आके टिक गया। यही बात मैंने बताई है कि लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ है, पहली बात। रिपल्शन यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। ये रहा लोन पेयर और ये रहा बॉन्ड पेयर, इस वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एल्काइल ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उस वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ना तो ये अमोनिया का बॉन्ड एंगल है और ना ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल है। अमोनिया का होता तो क्या होता? 107, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल क्या होता है? आपका 109.5 डिग्री, लेकिन ये बीच में आके सेटल आउट हो गया 108। क्लियर है? इसके बाद आते हैं आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कम से कम 4 कार्बेटम आपको चाहिए। 4 कार्बेटम अगर आपने लिए हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये NH2 ग्रुप की पोजीशन नहीं बदलनी है आपने, सिर्फ चेन को आपने क्या करना है? इसमें ब्रांचिंग करनी है। इसके अंदर अगर आपने ब्रांचिंग की तो ये आपको क्या मिल गया? एक चेन आइसोमर प्योर, और जहाँ NH2 की पोजीशन फर्स्ट पे थी और यहाँ पे भी फर्स्ट पे ही है। यहाँ भी आप इसको नंबर देंगे तो 1 ही देंगे, यहाँ पे भी आप इसको नंबर देंगे तो 1 ही देंगे। सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे इस NH2 ग्रुप की पोजीशन बदल के सेकंड कर देता, मान लो, तो ये दोनों क्या चेन आइसोमर होते? नहीं। तब मैं कहता ये चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे NH2 की पोजीशन नहीं बदलनी है जब आप चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और जब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन बदलनी चाहिए, चेन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेट चेन है तो ये भी स्ट्रेट चेन है। NH2 कहाँ लगा है? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम पे, और यहाँ पे कहाँ लगा है? सेकेंड कार्बन एटम पे। क्लियर है?
तो ये मैंने ये C3H7NH2 का एग्जाम्पल लेके आपको ये पोजीशन आइसोमेरिज्म समझाई है। यहाँ 3 में हो सकता है, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म में कम से कम 4 कार्बोरेटम या उससे बड़े चाहिए। इसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स आर फंक्शनली आइसोमेरिक। मैंने आपको जनरल फॉर्मूला क्या बताया था पीछे, सबसे पहली स्लाइड पे आपको बताया था CnH2n+3n। ठीक है, CnH2, अब n की वैल्यू मैंने कितनी ली 4, तो H कितने हो गए 2n+3, 2n मतलब 4 × 2 + 3 11, और नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया। अब इसका मेरे को प्राइमरी एमीन बनाना है, तो मेरे को कौन सा फंक्शनल ग्रुप चाहिए NH2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को देके NH2 ग्रुप बना लूंगा, और बाकी ये एल्काइल ग्रुप में कितने हाइड्रोजन बचे, 9 बचे ना। यहाँ से 2 यहाँ चलेगा, गिन लीजिए, 3 + 2 5 + 2 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन। क्लियर है। अब मेरे को सेकेंडरी एमीन बनाना है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है NH। मेरे पास कितने कार्बोरेटम है 4, तो या तो मैं 2 और 2 में डिवाइड कर दूं, या मैं 1 और 3 में डिवाइड कर दूं, ये आपकी चॉइस है। मैंने 1 और 3 में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी एमीन। और ये आ गया टर्शरी एमीन। टर्शरी एमीन में मेरे को 3 एल्काइल ग्रुप तो चाहिए, अब मेरे पास मजबूरी है 4 कार्बन आइटम है, तो मैं क्या करूंगा, एक एल्काइल ग्रुप और एक एक के 2 एल्काइल ग्रुप लूंगा, और एक बचे हुए कितने बचे, 2 कार्बन आइटम, उसका एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे इथाइल बन जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी नहीं। अब मेटामेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज मेटामेरिज्म, ये समझिए। देखिए मेटामेरिज्म को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप इसको मान लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11 है, ठीक है। ये मेटामेरिज्म में ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। मेटामर्स के लिए आपको जो फंक्शनल ग्रुप चाहिए वो या तो डाइवेलेंट होना चाहिए या ट्राइवेलेंट होना चाहिए, मोनोवेलेंट नहीं होना चाहिए। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो NH2 जो प्राइमरी एमीन है, ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकती, सेकेंडरी कर सकती है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की 2 वैलेंसीज खाली है और इसमें 3 खाली है, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। मैंने यहाँ सेकेंडरी एमीन लिया है, यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बोरेटम है, मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 और 2 में, और यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 और 3 में। आप ऐसे लिखना चाहें बिल्कुल मेटामर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, क्या ये C3H7 स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, या ये यहाँ पे मतलब प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा है या सेकेंडरी से जुड़ा है। अगर ये जुड़ा है तो इसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, एन प्रोपाइल कहते हैं। तो आप ये दोनों बना रहे हैं, अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं तो ठीक है, वरना इसके 2 पार्ट और बनते हैं, टोटल 3 मेटामर्स आपके यहाँ पे मिलेंगे। अब इन सारे कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, और सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इन सब में। अगर इन 2 को ले रहे हैं तो देख लीजिए सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है इनसे वो डिफरेंट है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट different alkyl group attached to it are called as metamers, and the phenomenon is known as metamerism. Clear है, समझ आ गया ये। आ जाइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पहला आपने कहाँ पढ़ा है, एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड के अंदर इसे कहते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, या इसे हॉफमैन अमोनोलिसिस कहा जाता है। ये नाम ध्यान रखना, ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड के केस में यूज होगा। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन आपने कराया, इसको एक्सेस में लिया, यहाँ से H, यहाँ से Br निकला, -HBr, और ये क्या बन गया, इथाइल एमीन। इथाइल एमीन आपका यहाँ पे बना, प्राइमरी एमीन है ये, लेकिन आपने एक्सेस में लिया है ये, तो ये दोबारा रिएक्ट करेगा, यहाँ से H और यहाँ से Br निकल जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन के बाद आप यहाँ पे दोबारा से C2H5Br से अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टर्शरी एमीन। क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, यहाँ से H और Br निकल जाता है, एक एल्काइल ग्रुप और आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे NH2 ग्रुप है, प्राइमरी एमीन है, NH है, सेकेंडरी एमीन है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो गया, टर्शरी। लेकिन यहाँ क्वार्टरन सॉल्ट भी बनेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है HBr के एलिमिनेशन से, और सॉल्ट एसिडिक मीडियम में बन जाती है। अब टर्शरी एमीन यहाँ पे रिएक्ट करेगा C2H5Br से, तो C2H5Br यहाँ पे टूटेगा C2H5 पॉजिटिव में और Br नेगेटिव में। C2H5 पॉजिटिव जब इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा, तो ये जो लोन पेयर है इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, इस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, वो पूरे मॉलिक्यूल पे आ गया। अब ये आयन बन गया आपका, ये पूरा अटैच होके इससे पूरे आयन में कन्वर्ट हो गया, किसमें, इसको क्या करेंगे, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयन कहा जाएगा। और बाहर क्या है, Br नेगेटिव, जो ये था। तो ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसे क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट।
तो ये ध्यान रखना, जब आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो आपको यहाँ पे तीनों एमीन्स मिलेंगे और साथ में आपको क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिलेगा। बट अगर ये रिएक्शन आपको आता है अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल, ये आपने अल्कोहल में पढ़ा हुआ है और ये कहाँ पढ़ा है, एल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ आपका टर्शरी एमीन तक चलता है, क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं बनती। क्यों, समझते हैं। इथाइल अल्कोहल आपने लिया, अमोनिया से रिएक्ट कराया, Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ कंडीशन है, लेकिन पीछे यहाँ पे कोई कंडीशन आपकी नहीं है, ये ध्यान रखना एल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पे कंडीशन है, इसको आपको यूज करना है। Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से H और यहाँ से OH आपका निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका C2H5NH2 प्राइमरी एमीन। दोबारा अल्कोहल एक्सेस में लिया है तो यहाँ से H और यहाँ से OH आपको दोबारा निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका सेकेंडरी एमीन। फिर से वाटर निकल गया। तीसरी बार जब आप अल्कोहल का रिएक्शन लोगे, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टर्शरी एमीन। लेकिन अब रिएक्शन आगे नहीं चलेगा। सवाल यही पूछा जाता है रीजनिंग में कि अब क्वाटरनरी एमीन क्यों नहीं बना और पीछे वाले केस में क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम क्रिएट हो रहा है। न्यूट्रल मीडियम में सॉल्ट फॉर्मेशंस नहीं होते, एसिडिक मीडियम में हो सकते हैं, ठीक है। पोलर मीडियम है और वो नॉन पोलर है, या नॉन पोलर तो नहीं कहेंगे लेकिन न्यूट्रल आप कह सकते हैं। ये एसिडिक है। दोनों में अंतर समझिए, इसे कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। अगर हॉफमैन अमोनोलिसिस आए, ये नेम रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको यही लिखना है, आपको ये नहीं लिखना। हालांकि कहते हैं इसे अमोनोलिसिस है, लेकिन ये अल्कोहल का है और ऊपर वाला एल्काइल हैलाइड का है। तो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज हॉफमैन अमोनोलिसिस, लेकिन जो कंडीशन आती है वो अल्कोहल में आती है, यहाँ नहीं आती, पीछे एल्काइल हैलाइड। दो मेथड्स ऐसे थे शुरू के जिसमें तीनों तरह के एमीन्स मिल रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आगे से प्राइमरी एमीन पे फोकस है, सेकेंडरी टर्शरी में बिल्कुल नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके बिना पेपर नहीं बनता वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको क्या लेना है, एमाइड। क्या लेना है, एमाइड। दोबारा से देख लीजिए, CONH2 ग्रुप यहाँ पे आपको चाहिए और यहाँ पे ब्रोमीन और KOH के साथ आप रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन और KOH में होगा क्या, यहाँ से सबसे पहला प्रोडक्ट आपको एमीन चाहिए, आप क्या करो, CO हटा दो, यहाँ से क्या हटा दो, CO। क्या मिल जाएगा, CH3NH2 एमीन। आपने देखा एक कार्बेटम कम हो गया, ये कहाँ गया, ये KOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा, K2CO3। और ब्रोमीन KOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा, KBr, और क्या मिलेगा, वाटर। आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो एमीन मिल रहा है लेस कार्बेटम का, साथ में बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं K2CO3, 2 टाइम्स KBr और 2 टाइम्स वाटर। क्लियर है। बैलेंसिंग का नंबर याद कर लीजिए, 422। और ये एक्वस है। मे बी अगर कभी अल्कोहलिक भी आ जाए तो आपको यही रिएक्शन लिखना है। कई बार एक्वस अल्कोहलिक लिख के कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको रिएक्शन यही कंटिन्यू करना है। यहाँ पे एक्वस आएगा लेकिन रिएक्शन का नंबर 422 है, इसको याद कर लीजिए, 422। कुछ बड़े स्पेसिफिक नंबर हैं जो आपको रिएक्शन में ये याद हो जाएंगे, रिएक्शन में इसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला रिएक्शन जो है C2H5CONH2। ये आपने ब्रोमीन के साथ आपने जब कराया KOH की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 3 कार्बेटम का एमाइड है और आपको 2 कार्बेटम का एमीन यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सेम बाय प्रोडक्ट है, कोई अंतर नहीं है। K2CO3 भी मिल रहा है, 2 टाइम्स KBr2। अब ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड। अब हॉफमैन के नाम गिनिए आप, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन एंड हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये 2 नाम है। और एक हॉफमैन अमोनोलिसिस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही रिएक्शन को सिंबलाइज करते हैं। चौथे नंबर पे है बाय रिडक्शन और नाइट्रो एल्केन, एसिड एमाइड, एल्काइल साइनाइड एंड ऑक्साइड्स। मैं एक साथ आपको समझा रहा हूँ ये कैसे आपके रिड्यूस होते हैं। आपने नाइट्रो इथेन लिया, यहाँ पे नाइट्रो इथेन का ये देख लीजिए एल्काइल ग्रुप बदल सकता है। ये आपका एमाइड है, एसिड एमाइड है, ये मिथाइल साइनाइड है और ये यहाँ पे एसिड ऑक्साइड है। पहले वाले रिएक्शन में जब भी नाइट्रो का रिडक्शन आएगा ना एमीन में, अगर आप याद करो फिनॉल में भी मैंने नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन एनिलीन में जब किया था, यही रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे, जिंक टिन और HCl। 6 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसमें से क्या होगा, 4H इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे, 2 टाइम्स वाटर, और बचे हुए यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आगे इसको एमीन में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। यहाँ पे एमाइड, एसिड एमाइड का अगर आप रिडक्शन देखोगे 4 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन LiLH4 की प्रेजेंस में,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 H जो हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे, वाटर, और बचे हुए 2 H इस कार्बन पे आके ये इसको CH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा, ये आपका जो इथेन नाइट्राइल है यानी कि साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इसमें 4 H हैं, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। 2 हाइड्रोजन कहाँ चले गए, कार्बन पे, 2 चले गए नाइट्रोजन पे, और ये क्या बन गया, इथाइलेमीन। इसे मेंडियस रिडक्शन कहते हैं और ये नेम रिएक्शन, ठीक है, और ये बहुत पूछा जाता है कन्वर्जन्स में भी। ये लास्ट वाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लीजिए यहाँ से आपने ये क्या करना है, ये ऑक्साइन ग्रुप है, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए H और OH, ये निकल गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N में, और C ट्रिपल बॉन्ड N में 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जोड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इथाइल। दूसरे तरीके से आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, जितने यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना आपको, उतने पानी के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, गिन लीजिए, ठीक है, और जितने कार्बन एटम है यहाँ पे उतने कार्बन एटम का एमिन है। अगर आपको इस तरीके से याद करना है ऐसे याद कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइनाइड का मेंडियस रिडक्शन प्राइमरी एमीन में, साइनाइड को प्राइमरी एमीन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पांचवें मेथड पे आ जाइए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखिए आइसोसाइनेट क्या होता है, NCO, और आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। आपने KOH लिया, अब देखिए रिएक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के बाद वाला जो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये KOH के साथ जाके क्या बना रहा है, K2CO3। अब देखिए 2 K यहाँ से मिल गए, एक C और एक O यहाँ से मिल गया, 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। NH2 में एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे C2H5N और यहाँ से 2 H आप निकाल लीजिए, तो आपका ये कंपाउंड मिल गया, जो भी बचा वो मिलके क्या बना गया, K2CO3। आइसोसाइनेट की बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है, लेकिन आइसोसाइनाइड की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है। एसिडिक मीडियम में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 पानी के मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, यहाँ पे N क्या होगा, कोई भी 2 हाइड्रोजन अलग अलग मॉलिक्यूल के निकाल के आप बना दीजिए C2H5NH2, जो बचा है आपका वो क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये ध्यान रखना, आपने साइनाइड की हाइड्रोलिसिस पढ़ी है एसिड में, तब क्या मिलता था यहाँ पे, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस में हम कहते थे कार्बन तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस आप देखिए एसिडिक मीडियम में, सेम कंडीशंस, लेकिन एमीन मिलता है। यहाँ एसिड जो मिल रहा है वो उतने कार्बोएटम का है जितने कार्बोएटम नाइट्रोजन के बाद हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए नाइट्रोजन के बाद वाले कार्बोएटम यहाँ पे मेंशन है इसमें, तो एमीन यहाँ पे मिला। रिएक्शन ऑफ क्लोर एमीन विद ग्रिग्नार्ड, क्लोर एमीन का अगर आप ग्रिग्नार्ड, व्हाट इज क्लोर एमीन, अमोनिया का एक H कम करिए और Cl लगा दीजिए, इसे कहते हैं क्लोरेमीन, और ग्रिग्नार्ड से इसका रिएक्शन कराएंगे तो जितने एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हैं और NH2 मिलके एमीन यहाँ पे बना देंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ पे C2H5NH2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद आपका आता है शिमिट रिएक्शन, ये ऑलरेडी आप एसिड में भी पढ़ चुके हैं। जो भी एसिड आप लेंगे उसका हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराइए कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन। ये 2 बाई प्रोडक्ट हटा दीजिए, एक कार्बोएटम का लॉस हो गया, एक कम कार्बोएटम का आपको एमीन यहाँ पे मिलेगा CH3NH2, ठीक है। और ऐसे ही ये रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें आपको 3 कार्बोएटम है तो 2 कार्बोएटम का एमीन मिलेगा। अब आता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा एमिनो प्रोपायनिक एसिड। देखिए ये एसिड है जिसके अल्फा कार्बोएटम पे एमिनो ग्रुप है, तो ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया, अल्फा एमिनो प्रोपायनिक एसिड कहेंगे क्योंकि 3 कार्बोएटम है। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सबसे बढ़िया CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको करते हैं, CO2 को। तो ये क्या करेगा, वीक बेस यहाँ से CO2 को एक्सट्रैक्ट करता है और खुद बना देता है बेरियम कार्बोनेट और वाटर। अब CO2 क्या है, एसिडिक, ये क्या है, बेस, क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ वाटर। देखिए बचा क्या, यहाँ से ये H यहाँ पे आ गया और आपको क्या मिल गया, M। समझ में आ गया, तो ये भी लेस कार्बोएटम, यहाँ पे भी स्टेप डाउन रिएक्शन हो रहा है। और इसके बाद है आपका फ्रॉम एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं अमोनिया का और हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो देखिए रिएक्शन हो कैसे रहा है। एल्डिहाइड पहले हाइड्रोजन को गेन करेगा निकल की प्रेजेंस में, इतने टेम्परेचर पे, ये आपने पढ़ा हुआ है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में होता है। यहाँ हाइड्रोजन आया, यहाँ हाइड्रोजन आया, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। भाई यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया डबल बॉन्ड के, इधर लगा दिया तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और ये क्या बन गया, अल्कोहल। अब अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया से। आपने पढ़ा है ना अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया से, अभी पीछे ही पढ़ा है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल।
उसमें क्या बनता है, प्राइमरी है, क्योंकि हमने ये एक्सेस में नहीं लिया अल्कोहल, इसीलिए रिएक्शन आगे चलेगा ही नहीं और ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। और आखिरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ये थैलीमाइड है ना। व्हाट इज थैलीमाइड, ये थैलिक एसिड है ना, इसमें से आप 2 OH हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, NH, इसे कहेंगे एमाइड, ये सेकेंडरी एमीन है आपका, तो ये थैलिक एसिड से डिराइव हुआ है इसलिए नाम पड़ा थैलीमाइड। KOH से रिएक्शन कराया, ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर आया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपने KOH से रिएक्शन कराया, यहाँ पे क्या होगा H और यहाँ से OH बाहर, पोटेशियम आ गया, आपने इसको क्या नाम दे दिया, पोटेशियम थैलीमाइड, वाटर बाहर। इसके बाद आपने इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराया। अच्छा, जितने कार्बेटम का एमीन बनाना है ना, उतने कार्बेटम का एल्काइल हैलाइड आपको लेना है, तो यहाँ से K निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, तो माइनस KBr और एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, इसको नाम क्या दोगे, इथाइल थैलीमाइड। क्लियर है। और अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस जब आप कराएंगे तो C2H5N यहाँ से 2H ले लेगा, 2H लेके क्या बना देगा, एमीन, और बचे हुए 2H इस CO पे जाके जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। क्या ये बात समझ में आ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना जो भूल गया वो समझ लीजिए कि यहाँ पे अमोनोलिसिस ऑफ इसके अंदर, सॉरी, इसमें एमाइड का कन्वर्जन जब आप करते हो हॉफमैन ब्रोमामाइड में, तो आपको लेस कार्बेटम का एमीन मिलता है। लेकिन एक बात देखिए, एमाइड का कन्वर्जन जब आप यहाँ रिडक्शन कर रहे हो तो आपको सेम कार्बेटम का एमीन मिल रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, कन्वर्जन ऑफ एसिड एमाइड टू मिथाइलेमीन एंड कन्वर्जन ऑफ एसिड एमाइड टू इथाइलेमीन, ये 2 बातें यहाँ पे आपको ध्यान में